नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सरकार द्वारा हाल ही में दी गई गंभीर आर्थिक चेतावनियों का डेटा के आधार पर विश्लेषण करेंगे। एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर देश के सामने कौन सा नेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा है, और इसे हम बिना किसी बायस के सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के जरिए समझेंगे। चलिए प्राइम मिनिस्टर के इस अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। इलेक्शन के टाइम के ऑप्टिमिज्म से हटकर ये एक अचानक और बहुत ही सिवियर मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी की तरफ इशारा करता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिचुएशन कोविड-19 के दौर से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है? डेटा तो यही बताता है कि करेंसी, फ्यूल और फूड का ये क्राइसिस बहुत गहरा है। तो ये है हमारा आज का स्ट्रक्चर्ड रोड मैप। हम मैक्रो लेवल यानी ग्लोबल ट्रिगर्स से शुरू करके सीधे माइक्रो लेवल तक जाएंगे, यानी उन प्रैक्टिकल स्टेप्स तक जो हमें और आपको अपने घर के बजट में लेने होंगे। पहला सेक्शन, स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक इमरजेंसी। आइए देखते हैं कि ग्लोबल ट्रिगर्स और हमारी नेशनल वल्नरेबिलिटीज आखिर हैं क्या। तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक इमरजेंसी सिर्फ एक पॉलिटिकल बज़वर्ड नहीं है, ये एक मैथमेटिकल रियलिटी है। जब एक देश दुनिया की बेसिक जरूरतों को अफोर्ड नहीं कर पाता, उसे इमरजेंसी कहते हैं। नेशनल करेंसी रिजर्व्स का खत्म होना और सप्लाई चेन्स का ब्लॉक होना, ये सीधे तौर पर हाइपर इन्फ्लेशन यानी बेहिसाब महंगाई और करेंसी डिवैल्यूएशन का बड़ा खतरा पैदा करता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये बताती है कि जियोपॉलिटिक्स कितनी तेजी से बदली है, खासकर मार्च में जब होर्मुज जैसे इंपॉर्टेंट मैरिटाइम रूट्स को ब्लॉक किया गया। इसने तुरंत हमारे क्रूड ऑयल, फूड और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई चेन को कट ऑफ कर दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। दूसरा सेक्शन, करेंसी डिवैल्यूएशन और गोल्ड। आइए देखते हैं कि नेशनल रिजर्व्स को डिफेंड करने के लिए सरकार को कंजम्पशन रोकने के डायरेक्टिव्स क्यों देने पड़ रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सोना ना खरीदने के एडवाइस कोई त्योहार या सेलिब्रेशंस रोकने के लिए नहीं है। एक्चुअली जब हम नॉन एसेंशियल गोल्ड खरीदना रोकते हैं तो हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में बहने से रोकते हैं। ये एक डायरेक्ट इकोनॉमिक लेवर है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाता है और रुपए को गिरने से रोकता है। ये फिगर देखिए, 200%। पिछले साल के मुकाबले जनवरी से अप्रैल के बीच हमारा नेशनल ट्रेड डेफिसिट इस हद तक बढ़ने का एस्टिमेट है। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप इतना बड़ा हो जाए तो डॉलर्स जैसी फॉरेन करेंसी को बचाकर रखना एक डेस्परेट नीड बन जाती है। तीसरा सेक्शन, इंपोर्ट डिपेंडेंसी। चलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कैसे लोकल इंडस्ट्री स्टेबिलिटी को खतरे में डालती है। इस डेटा पर गौर करें। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। अगर चाइना से आने वाली कॉपर की सप्लाई रुक जाए तो लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज अपना प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाएंगी और प्रोडक्शन गिर जाएगा। एडिबल ऑयल्स की कमी से सीधा किचन में इन्फ्लेशन आता है और कमर्शियल फ्यूल की कमी सप्लाई गैप्स पैदा करती है। इसका लॉन्ग टर्म असर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की वायबिलिटी पर पड़ता है। चौथा सेक्शन, एनर्जी कॉस्ट्स और जॉब मार्केट्स। देखते हैं कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का सीधा असर नेशनल एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन मार्जिन्स पर कैसे होता है। ये 500 करोड़ की मैसिव फिगर देख रहे हैं आप? ये हमारी डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज का जून तक का प्रोजेक्टेड नुकसान है। पहले ये एस्टिमेट सिर्फ 300 करोड़ था और अब ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये आप देख ही सकते हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं इसे एक रेड फ्लैग मानता हूं। जब एनर्जी प्राइसेस में इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती है और कमर्शियल सिलेंडर्स महंगे होते हैं तो बिजनेसेस मजबूर हो जाते हैं। उन्हें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रॉफिट मार्जिन्स दोनों को स्ट्रिक्टली लिमिट करना पड़ता है। सर्वाइव करने के लिए वो नए लोगों की हायरिंग तुरंत रोक देते हैं। नतीजा, ये ग्रिम वार्निंग्स। इस करंट साइकिल में कोई नई बड़ी फैक्ट्री नहीं खुल रही है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने वार्निंग दी है कि ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स 40% से नीचे कैप हो चुकी हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स गिरने का सीधा मतलब है कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट रेट स्टैग्नेंट हो रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। पांचवां सेक्शन, कंपेयरिंग पास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। आज की सिचुएशन को समझने के लिए हमें पिछले 2 दशकों की इकोनॉमिक मंदी से इसको कंपेयर करना होगा। ये कंपैरिजन ध्यान से देखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के एरा में क्रूड ऑयल $140 क्रॉस कर गया था, लेकिन वो एक आइसोलेटेड प्रेशर पॉइंट था क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स खुली थीं। लेकिन आज ग्लोबल रूट्स बंद हैं और फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर्स में एक साथ शॉर्टेजेस और प्राइस स्पाइक्स आ रहे हैं। ये पहले जैसा सिचुएशन नहीं है, ये एक मल्टी सेक्टर सिस्टमिक शॉक है। छठा और आखिरी सेक्शन, हाउस होल्ड फाइनेंशियल सर्वाइवल गाइड। आइए
इन बड़ी बड़ी मैक्रो वार्निंग्स को हम और आप अपनी डेली लाइफ की आसान स्ट्रैटेजीज में ट्रांसलेट करते हैं। आम फैमिलीज के लिए मेरा सुझाव है कि इस सिंपल चेकलिस्ट को फॉलो करें। सबसे पहले एक मंथली बजट टेम्पलेट बनाएं जिसमें सिर्फ कोर हाउसहोल्ड एसेंशियल्स हों। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को ट्रैक करके अलग करें। गोल्ड या लैविश इवेंट्स जैसे नॉन एसेंशियल खर्चों को रोक दें। फूड ऑयल की वेस्टेज को रोकें और यूटिलिटी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करें। सबसे ज़रूरी बात, अपना पर्सनल कैश रिजर्व बिल्ड करें ताकि अचानक आने वाले इन्फ्लेशन से आप बचे रहें। इसके अलावा कुछ ऐसी डेली हाउसहोल्ड हैबिट्स हैं जिनसे हमारी इंपोर्टेड गुड्स पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। फैमिलीज वर्क फ्रॉम होम मॉडल्स अडॉप्ट करें ताकि डेली ट्रैवल कॉस्ट और फ्यूल एक्सपेंस कम हो। कॉर्पोरेट ट्रैवल को मिनिमाइज करने के लिए ऑनलाइन मीटिंग्स करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या पब्लिक ट्रांजिट यूज करें, और अभी के लिए फॉरेन हॉलीडेज को डीले करें ताकि डॉलर देश से बाहर ना जाए। तो आखिर में, जैसे जैसे लोग अपना बजट टाइट कर रहे हैं और रॉ मटेरियल्स की कमी से स्टॉक मार्केट गिर रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आखिर कब तक सर्वाइव कर पाएंगी, इससे पहले कि उनके टेम्पररी शटडाउन्स परमानेंट क्लोजर्स बन जाएं। ये सोचने वाली एक गंभीर रियलिटी है, और इस मैकेनिज्म को समझना इस इकोनॉमिक इमरजेंसी में हमारे फाइनेंशियल सर्वाइवल का पहला कदम है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और समझदारी से खर्च करें।